स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 यूनिट 1। क्लास 11 के फिजिक्स में जो यूनिट 1 है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड, और यहाँ से हमारा क्लास 11 का फिजिक्स शुरू होता है। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन को, तो शुरू होती है फिजिकल क्वांटिटी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि। यहाँ से हमारा क्लास 11 शुरू होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसको कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल और द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, उसे कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? द क्वांटिटीज which are measurable, or you can say the quantities which can be measured। यानी ऐसी राशियां जिन्हें हम नाप सकें, तौल सकें, उन्हें कहा जाएगा भौतिक राशि। तो आप यहाँ से हिंदी में भी चाहें तो बना सकते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। लेंथ। अक्सर हम लोग कहते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लंबाई को नाप ले रहे हैं। तो लंबाई क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने क्या कहा? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम नाप सकें, तौल सकें, उसे कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या नाप लेते हैं? L इक्वल टू 5 मीटर। तो हमने क्या किया? लेंथ को मेजर कर लिया। M इक्वल टू 2 kg, इसको भी हमने मेजर कर लिया। तो लंबाई क्या हुआ? लेंथ क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। मास भी क्या हुआ? यानी द्रव्यमान क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह टाइम 5 सेकेंड, तो इसको भी हमने क्या किया? नाप लिया। तो टाइम भी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हो उनको कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब आगे बताया जाएगा आपको क्या क्या आएगा। अभी शुरुआत है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बाद एक क्वेश्चन दे देता हूं इस पे। अगर मैंने एक क्वेश्चन यहां पे किया, इज फीवर अ फिजिकल क्वांटिटी? क्वेश्चन है, फीवर आप लोग जानते हैं बुखार को कहते हैं। यानी कहना यह है कि क्या बुखार एक भौतिक राशि है? क्या फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है? तो देखिए, फिजिक्स में ऐसी कोई भी क्वांटिटी, जैसे बुखार हो गया, फीवर, हैप्पीनेस, सौरव यानी खुशी, गम, एंग्जाइटी, बेचैनी, इन सबको फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। इवन फीवर भी नहीं। डॉक्टर आते हैं, आपका फीवर चेक नहीं करते हैं, डॉक्टर आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर मतलब मेजर करने वाला। तो वो क्या मेजर कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो फीवर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज। फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबकि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी मैंने एक बात कही थी आपसे कि कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो उसे कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, करंट होगा, टेम्परेचर होगा। तो इन सब क्वांटिटी को फिजिक्स में जगह दी जाती है फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे। लेकिन ये सब क्वांटिटी जैसे फीवर हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, बेचैनी हो गया, इन सब चीजों को किसी और ब्रांच में पढ़ते होंगे। फिजिक्स में इन्हें फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। तो
दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेजरमेंट क्या होता है, मापना किसको कहते हैं। मेजरमेंट, मापना। हम लोग ये कह रहे हैं कि 5 मीटर नाप लिया, 2 केजी नाप लिया, होता क्या एक्चुअली नापना। तो देखिए मेजरमेंट हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप गए एक सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाके आपने बोला कि मुझे 2 केजी आलू चाहिए। उसने क्या किया, अपना तराजू उठाया और एक तरफ तराजू अपना उठाया और एक तरफ क्या किया, इधर 2 केजी डाल दिया और इधर आलू डालना शुरू किया इस पे। यहाँ पे इसने आलू डालना शुरू किया और ऐसे मेजर कर रहा है। जैसे ही एक तरफ 2 किलो रखा है और दूसरी तरफ आलू रखना शुरू किया, पहले किलो ज्यादा है और आलू कम है, धीरे 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 ये बराबर हो रहा है और जैसे ही दोनों बराबर हो गया, क्या बोलेगा, 2 किलो हो गया, ले जाइए। क्या किया उसने, उसके पास एक रेफरेंस स्टैंडर्ड था यानी किलो था, उस किलो को एक तरफ रखा था और दूसरी तरफ आलू को रखा था। जैसे ही दोनों बराबर हो गए, कंपेयर किया उसने, जैसे ही दोनों बराबर हो गए उसने क्या कहा, 2 केजी हो गया। यानी इससे कंपेयर किया, ये जो 2 केजी उसके पास था लोहे का, इससे इसने आलू को कंपेयर किया। आलू में 2 किलो डाल के नहीं दिया, क्या किया उसने, अपना तराजू उठाया, एक तरफ 2 किलो रखा और दूसरी तरफ आलू रखा और जैसे ही दोनों बराबर हो गए, क्या बोला, 2 केजी आलू आपका हो गया। तो क्या कर रहा है वो, कंपेयर कर रहा है किससे, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से। कौन सा रेफरेंस स्टैंडर्ड से, केजी से। उसके पास बना हुआ है 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, उसी में से एक 2 केजी वाला उठाया और उससे कंपेयर कर दिया। या आप कपड़े के दुकान में जाते हैं, उस कपड़े के दुकान में कितना बड़ा डंडा रखा रहता है, आप कहते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़े चाहिए, उससे 2 बार नाप के दे देता है और कहता है कि 2 मीटर हो गया। कैसे पता कि वही 1 मीटर। तो इस पे भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन किया क्या उसने, कंपेयर ही किया। एग्जाम्पल के तौर पे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है और मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं इस मार्कर को अपना स्टैंडर्ड चुन लेता हूँ और मैंने यहां से मेजर करना शुरू किया, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 मार्कर में बोर्ड खत्म हो गया। तो क्या बोलूंगा मैं, बोर्ड का लेंथ है L इक्वल टू 10 मार्कर, ऐसा। तो मैंने किसको यूनिट चुना था, मार्कर को, तो यहाँ पे क्या आया, मार्कर। और यहाँ पे किसको यूनिट चुना गया था, केजी को, तो क्या आएगा, 2 केजी, M इक्वल टू 2 केजी। और यहाँ पे लेंथ के लिए किसको यूनिट चुना था अभी, मार्कर को, तो क्या आया, L इक्वल टू 10 मार्कर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस बोर्ड में ये मार्कर 10 बार आया। तो मेजरमेंट क्या हुआ, कंपेयरिंग विथ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। Comparing with a reference standard. Comparing with a reference standard is known as measurement. यानी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से तुलना करना मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर है। तो कभी भी मेजरमेंट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, आप डेफिनेशन ये लिख लेंगे, और हिंदी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूं। किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से तुलना करना, कंपेयर करना मापना कहलाता है। जैसे मैंने क्या किया, इस यूनिट से कंपेयर किया आलू को, क्या किया, एक लोहे के डंडे से कंपेयर किया कपड़े को, यहाँ पे मार्कर से कंपेयर किया बोर्ड को। तो मापने के लिए क्या जरूरी है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चुनना, और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड आप चुनते हैं वही यूनिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या चुना, केजी, तो यूनिट क्या बना, केजी। यहाँ पे आपने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या चुना, मार्कर, तो यूनिट क्या बना, मार्कर। और उसी तरह अगर कहीं पे L इक्वल टू 5 मीटर आपने नापा है, तो यूनिट क्या चुना है आपने, मीटर। यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या चुना है, मीटर, तो यूनिट क्या हुआ, मीटर। तो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड आप चुनते हैं मेजरमेंट के लिए, इसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को कहा जाता है यूनिट। तो द रेफरेंस स्टैंडर्ड विथ विच यू कंपेयर इज नोन एज यूनिट। यानी मात्रक और इकाई किसको कहते हैं, जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड को आप चुनते हैं कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को कहा जाता है यूनिट, हिंदी में मात्रक या इकाई। क्लियर है। तो मापना भी आपने समझा और यूनिट क्या है वो भी आपने समझा। ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है,
एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चुनिए और उस रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दीजिए, मापना हो जाएगा। और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड आप चुन रहे हैं उसी को ही यूनिट कहा जाता है। तो द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, यानी जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड से आप तुलना करते हैं उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है, यानी इकाई कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन यूनिट को चुनता कौन है, किसने तय कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे कि सब्जी वाले के पास जो वो किलो पड़ा हुआ है, एक वहां पे पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 1, दूसरा उसके पास पड़ा हुआ है लिखा हुआ है 2 kg, तीसरा उसके पास पड़ा हुआ है उस पर लिखा हुआ है 5 kg। किसने उसको अधिकार दिया कि ये रख के बोले कि ये 1 kg, 2 kg, 5 kg यही रहेगा? या एक कपड़े के दुकान में इतना बड़ा डंडा रखा है और बोल रहा है ये 1 मीटर है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो इसी से काट के कंपेयर कर लेता है, इससे नाप के और काट के दे देता है, कहता है कि 1 मीटर है। तो कैसे मालूम कि यही 1 kg है, यही 2 kg, यही 5 kg, या ये 1 मीटर रहेगा? तो क्वेश्चन हमारा बनता है, हु डिसाइड्स द यूनिट? हु डिसाइड्स द यूनिट, यानी मात्रक को कौन तय करता है? मात्रक को कौन तय करता है? ठीक है, मात्रक को कौन तय करता है? तो देखिए, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, एक ऑफिस बनाया गया है। कहां पे है वो ऑफिस? वो ऑफिस है फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में एक शहर है सेवरिस, यहां पे वो ऑफिस है। ठीक है, उस ऑफिस का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, यही वो ऑफिस है यही वो ऑफिस है जहां से तय किया जाता है कि 1 kg कितना रहेगा, 1 मीटर कितना रहेगा, 1 सेकंड कितना रहेगा, 1 एम्पियर कितना रहेगा, तो 1 केल्विन कितना रहेगा। तो सभी यूनिट यहीं से तय किए जाते हैं। ऑफिस का नाम क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो। कहाँ पे है ये? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में एक छोटी सी जगह है सेवरिस, यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें दूसरे देशों से साइंटिस्ट बुलाए जाते हैं और सभी एक साथ मिल बैठ के तय करते हैं कि 1 kg कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकंड कितना होगा, 1 एम्पियर कितना होगा, 1 केल्विन कितना होगा, 1 कैंडेला कितना होगा, 1 मोल कितना होगा। तो सभी यहीं से तय किए जाते हैं। क्लियर है? तो हु डिसाइड्स द यूनिट? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लोकेटेड इन सेवरिस फ्रांस डिसाइड्स द यूनिट, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक छोटे से शहर सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो मात्रक को तय करता है, इकाई को तय करता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका हु डिसाइड्स द यूनिट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे उससे पहले एक चीज कि यूनिट जब हम तय करते हैं, वहां पे जो मीटिंग होती है, जो कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जो यूनिट तय किया जाता है उसमें कुछ खास बातें। क्या क्या खास बात है? पहली चीज, जब आप यूनिट तय कर रहे हो तो आप ऐसी यूनिट चुनेंगे जो पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध हो। पहली चीज, यानी यूनिट चुनते हुए व्हाट आर द फैक्टर्स यू शुड रिमेंबर व्हाइल चूजिंग ए यूनिट। किसी भी मात्रक को चुनते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो पहली चीज है इजीली अवेलेबल होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। इजीली अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, इसका मीनिंग क्या है? जो यूनिट आप चुन रहे हो उसे पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता होनी चाहिए। जो यूनिट आप चुन रहे हो उसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। यानी दूसरी चीज यहां पे लिखेंगे हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड।
जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ से लिख सकते हैं कि जो यूनिट हम चुन रहे हो उस उसकी मान्यता पूरी दुनिया में होनी चाहिए। और पहला क्या था कि जो यूनिट हम चुन रहे हो उसे आसानी से पूरी दुनिया में उपलब्ध होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, जो यूनिट हम चुन रहे हो उसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, मैं गया और किसी पेड़ से अपनी हाइट नाप ली, 2 साल बाद पेड़ बड़ा हो गया और मैं इतना ही बड़ा रहा। तो किसी ऐसे चीज को यूनिट नहीं बनाना है जो समय के साथ बदल जाए, यानी उस क्वांटिटी में समय के साथ बदलाव नहीं आना चाहिए। तो जो यूनिट आप चुन रहे हो उसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, यानी यूनिट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यूनिट को चुना जाता है, यानी पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता होनी चाहिए, और किसी ऐसे चीज को यूनिट नहीं बनाना है जो समय के साथ बदल जाए, यानी यूनिट को समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी भौतिक राशि का परिमाण। परिमाण, भौतिक राशि का परिमाण। देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, तो लेंथ मेजर करने के लिए क्या लिखूंगा, एल इज इक्वल टू, मान लो 5 मीटर आया है तो लिखूंगा मैं 5 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको मैं बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को जिसको भी हम लोग नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। पहला डेफिनेशन हमारा यही था कि जिस भी क्वांटिटी को, जिस भी राशि को हम नाप तौल सकते हो उसका नाम रहेगा फिजिकल क्वांटिटी, उसको भौतिक राशि कहा जाए। तो फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में भौतिक राशि। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या आया, इसके साथ आया है एक यूनिट, इसके साथ आया है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसके साथ आया है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या आया है, मीटर, जो कि एक यूनिट है, यानी एक अंकित मान आया है, एक अंक आया है, और साथ में क्या है, एक मात्रक आया है, यानी एक इकाई आई। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में एक यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मैं पी से डिनोट कर दे रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने कह दिया पी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया है उसको मैंने कह दिया एन, और यूनिट को मैंने कह दिया यू। तो क्लास 11 फिजिक्स का पहला फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू एन यू। P स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, N का मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकिक मान, और U हुआ यूनिट यानी मात्रक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा P इज इक्वल टू एन यू। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप। देखिए इधर, जैसे लेंथ को मेजर किया था, तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया, यूनिट। उसी तरह अगर आप मेजर करेंगे m इक्वल टू 2 kg, तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, 2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या हो गया, यूनिट। उसी तरह टाइम के लिए लिखेंगे आप t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो टाइम क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड क्या हो गया, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा P इज इक्वल टू एन यू, जहां पे n है न्यूमेरिकल वैल्यू और U है यूनिट। इसको जरा और समझते हैं। अगर क्लास के 3 स्टूडेंट हैं, मैं किसी स्टूडेंट को बुलाता हूं और कहता हूं कि इस बोर्ड का लेंथ मेजर कर दो। एक लड़का आता है और कहता है कि बोर्ड का लेंथ है L इज इक्वल टू 2 मीटर। एक दूसरा लड़का आता है, वो कहता है L इज इक्वल टू 20
दूसरा लड़का आके कहता है 200 सेंटीमीटर। तीसरा लड़के को बुलाता हूं मैं, तीसरा लड़का आता है कहता है कि 2000 मिलीमीटर। पहला लड़का मेजर किया 2 मीटर, दूसरा लड़का मेजर किया 200 सेंटीमीटर और तीसरा लड़का मेजर करता है 2000 मिलीमीटर। किसने सही किया और किसने गलत किया? तो गौर से देखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हुआ, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 2000 मिलीमीटर हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि तीनों स्टूडेंट ने सही मेजरमेंट किया है, लेकिन फिर नंबर क्यों बदल गया? यूनिट भी बदल गया और नंबर भी बदल गया है। तो यहां से देखिए, ये हो गया P, इसको P1 बोल देता हूं, लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, और 2 है नंबर मतलब N1 बोल देता हूं, और मीटर है यूनिट तो U1 बोल देता हूं। ये बराबर है किसके? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर 2 था, यहाँ पे 200 हो गया, तो इसको बोल देता हूं N2, क्योंकि सब तो लेंथ ही है। तो यहाँ पे 2 था तो N1 बोला, 200 है तो N2 बोल दिया, ठीक है। और N2 के साथ क्या आ रहा है? सेंटीमीटर, तो इसको U2 कह दे रहा हूं। और यहाँ पर 2000 आ रहा है तो इसको N3 कह दे रहा हूं, और मिलीमीटर आ रहा है तो इसको U3 कह दे रहा हूं। क्या आपस में सब बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग है। ये 2 है, ये 200 है और वो 2000 है। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं कि जैसे ही आप यूनिट को छोटा कर रहे हैं, देखिए इधर मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मतलब यूनिट छोटा हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बढ़ गई, वैल्यू बदला नहीं है। 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 मीटर 2000 मिलीमीटर के बराबर है, तो वैल्यू बदला नहीं है, लेकिन यूनिट चूंकि आपने बदला, यूनिट को छोटा किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। देखिए वहां पे देखिए, यूनिट को आपने और छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ी होगी। तो यहां से हमने क्या सीखा कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। मीनिंग क्या हुआ? देखो, जब हम यूनिट को छोटा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। अब देखो उल्टा समझ लो, यूनिट को आपने बड़ा किया सेंटीमीटर से मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये u यूनिट है और n न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा लेंगे तो यूनिट आपकी छोटी हो जाएगी, और अगर आप यूनिट को बड़ा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। देख लो, अगर आप यूनिट को बड़ा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और यूनिट को छोटा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं आपसे कि 1 जूल वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर है। देखो दोनों बराबर है, ये भी कैलोरी भी एनर्जी का मात्रक है, जूल भी एनर्जी का मात्रक है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यूनिट के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, 1 कैलोरी में 2 जूल, दोनों तो बराबर ही है, लेकिन अब आपको क्या देखना है कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बड़ा है, इसका मतलब जूल छोटा यूनिट है और कैलोरी बड़ी यूनिट है। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा। देख लो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा उसका यूनिट बड़ा। तो इन दोनों में, जूल में और कैलोरी में, कौन बड़ा यूनिट है? तो देख लो, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, यानी 4.2 मिला के इसके 1 के बराबर होगा। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये हुआ। क्यों? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। और यही बात यहाँ समझा रहा था मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा, यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा, और यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। देख लो, यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा। अब यहीं से समझ लीजिए आगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर। अब देखो, अब तुम इसी से कह दोगे इसको, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसको अगर तुम इस साइड लाओगे, देख लो, ये 10 का पावर -19 है, मतलब 1 से बहुत बहुत छोटा है ये। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा उसका यूनिट बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे जूल बड़ा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा मात्रक होता है। अब देखो, 10 का पावर -19, यानी ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये 1 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा वैल्यू है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा उसका यूनिट बड़ा।
और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा। तो ये छोटा यूनिट है और जूल बड़ा यूनिट है। इसी बात को समझने के लिए इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा 1 जूल। देख लो, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लो, 1 इंटू 10 टू द पावर 19 और बटे में 1.6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके बराबर हुआ, 1 जूल के बराबर। तो देख लो अब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला के 1 जूल के बराबर हो रहा है, तो जूल बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट। उसी तरह एक तीसरा एग्जांपल समझाता हूं। 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। देख लो, तो यहाँ पे किसको बड़ा बोला जाएगा, किसको छोटा, तो 300 को इधर भेज दो सीधे, क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 स्टेट वोल्ट के बराबर। फिर आपको यही समझना है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा उसका यूनिट बड़ा, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा। देख लो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा होगा। इसको इससे याद रखिएगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा तो यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ा तो यूनिट और छोटा, ठीक है। तो हम लोग यहां से बात करते हैं कि तीनों का वैल्यू बदला नहीं है, तो हम लोग ये बात करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप यूनिट बदल दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जा रहा है लेकिन मान नहीं बदलेगा। देखो, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 मीटर 2000 मिलीमीटर के बराबर है, तो आप यूनिट बदल दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जा रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बदल रहा है, इसलिए मैंने इस बात को लिखा है n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आज के क्लास में बस इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पुराने जमाने में कितने यूनिट इस्तेमाल होते थे और उन सब यूनिट को हटा के एक नया यूनिट लाया गया, एसआई सिस्टम। तो स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट वीडियो। So in next class, we'll be uploading the second video of units and dimension. Thank you.